मेरी प्रियात्माओं, अब मैं आपके सामने मेरी आत्मकथा भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ, शांतिपूर्वक सुनिएगा। श्री सुरेंद्र कुमार कपूर, आप मेरे छोटे भाई हैं। फिर फेरी का काम बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। आप मोतीबादी हैं। मैं इनकी 2000 रुपये प्रति माह की सहायता करता हूँ। इससे अतिरिक्त संकट काल में अधिक भी सहायता कर देता हूँ। इनकी धर्मपत्नी का नाम उषा रानी कपूर है। इनके 5 बच्चे हैं, श्री संजीव कुमार, मनोज कुमार, राजीव कुमार कपूर और बेटी आरती और पूजा सबरवाल। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कपूर, आप मेरे छोटे भाई हैं जो कि नंगल में रहते हैं। आप डोली कॉलेज नंगल में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद से आसीन थे। आप बड़े बुद्धिमान, योग्य, कर्मठ व्यक्ति है। मुख्यतः आप मोतीबादी हैं, फिर भी आध्यात्मिक की कुछ जगह आपके व्यक्तित्व में देखी जाती है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती आशा रानी है, जो कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से अपर सचिव के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आप बहुत प्रश्नी महिला हैं। आप कभी कभी मेरे घर आकर भी मेरा सारा काम करती हैं, अतः मैं आपका अति आभारी हूँ। श्री जयप्रकाश कपूर, आप मेरे छोटे भाई हैं जो कि पटियाला में रहते हैं। यह अनपढ़ आदमी हैं और पटियाला में मियारी की दुकान करते थे, परंतु आपकी आय बहुत कम है, इसलिए मैं इनकी प्रति माह 2000 रुपये से आर्थिक सहायता करता हूँ। इसे संकट काल में और भी सहायता कर देता हूँ। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती गीता रानी था। वह कई वर्ष तक बीमार कुंडोर का बिस्तर पड़ी रही। अंततः 14/2/2023 को लंबी बीमारी के पश्चात उनका निधन हो गया। आपके पति ने आपकी बहुत सेवा की। आपके 2 बच्चे हैं, नंदकिशोर कपूर और किरण सबरवाल। श्रीमती दया रानी मल्होत्रा, मेरी छोटी बहन का नाम श्रीमती दया रानी मल्होत्रा था। आप अत्यंत सुशील और भोली महिला थी। आपका विवाह 18 से 1908 को श्री राम गोपाल मल्होत्रा जी के साथ हो गया, जो कि हीरों का व्यापार करते थे। अतः 21/4/1984 को 56 वर्ष की आयु में श्री राम गोपाल मल्होत्रा जी का भी निधन हो गया। इस कारण दया बहन पर परिवार का बोझ आ पड़ा, परंतु उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। आपके इस समय 5 बच्चे हैं, राकेश मल्होत्रा, सुभाष मल्होत्रा, रेणु मल्होत्रा, रीटा मल्होत्रा और रीटा कपूर और सुनीता रानी। इस प्रकार दया बहन ने अपने सारे बच्चों का विवाह कर दिया है। फिर 23/9/1997 में 57 वर्ष की आयु में उनका अचानक निधन हो गया। नंबर 4, नौकरी। आरंभ में नौकरी करने की मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए कई वर्ष तक मैं 8वीं 10वीं +2 विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करता था। मुझे अनेक सरकारी नौकरियां मिली, परंतु मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक तो मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना चाहता था। दूसरे प्राइवेट ट्यूशन में मुझे नौकरी से अधिक आय हो जाती थी। सबसे पहले मुझे कैप्सूल राज्य में PWD इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में दिनांक 6/6/1950 में पटियाला के जूनियर क्लर्क की नौकरी मिली थी। उस समय मैं महिंद्रा कॉलेज पटियाला में पढ़ता था। मुझे केवल 75 रुपये मासिक वेतन की नौकरी थी, परंतु प्राइवेट ट्यूशन में 200 रुपये तक से अधिक प्रति माह इनकम हो जाती थी, इसलिए मैंने ये नौकरी नहीं की। इसके अतिरिक्त मैंने कई सरकारी नौकरियों को ठुकरा दिया। इसके पश्चात मेरी आयु बढ़ने लगी। मैंने विचार किया कि कहीं अधिक आयु हो जाने के कारण मैं सरकारी नौकरी से वंचित न रह जाऊं, अतः मैंने इस ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया। तब मैंने सबसे पहले सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी पटियाला में जूनियर लाइब्रेरी की कच्ची नौकरी की। इसमें मुझे केवल 80 रुपये मासिक वेतन मिलते थे। यह नौकरी मैंने दिनांक 6/1/63 से लेकर 17/4/1 तक की। इसके पश्चात मेरी नियुक्ति मलेरिया विभाग पटियाला में अस्थायी सर्विलेंस इंस्पेक्टर के रूप में हो गई, और जिस पर मैंने 5/10/63 से 15/12/63 तक रहा। निकाला मेरा मुख्य
कार्यालय था, तब मुझे 4 कर्मचारी मिले थे। वहाँ मुझे 157 रुपये 50 पैसे प्रति माह वेतन मिलता था। उस समय मुझे पटियाला से 20 मील दूर पर टूर पर जाना पड़ता था। मैं रात को ईमानदारी से नौकरी करके घर आता था, परंतु माता जी को नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके बाद मुझे पंजाब राज्य बिजली बोर्ड पटियाला में LDC के पद पे नियुक्ति पत्र आया। मैंने यह पत्र अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय श्री रमेश कुमार मड़िया जी को दिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि यह आपकी पक्की नौकरी है, आप शीघ्र ही इसे स्वीकार कर लीजिए। इसके अतिरिक्त माता जी भी यही चाहती थी। अतः मैंने 16/12/1963 को पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में LDC की नौकरी स्वीकार कर ली। इसके बाद फिर 21/12/63 को मलेरिया विभाग की अस्थायी नौकरी भी स्थायी हो गई। वहाँ पर वेतन अधिक था, उनकी के चांस भी अधिक थे, परंतु स्वर्गीय रमेश कुमार बढ़िया और माता जी के आदेश से मैंने उस नौकरी को स्वीकार नहीं किया। फिर दिनांक 26/12/1963 को मुझे पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में पूर्व पीरियड का नियुक्ति पत्र आया, परंतु मैंने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वहाँ पेंशन नहीं थी। इसी प्रकार 31/12/1963 को मुझे LIC में सहायक पद के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। उस पद पर 175 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु मैंने उसे भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वहाँ भी पेंशन स्कीम नहीं थी। नंबर 5, नौकरी में तरक्की। दिनांक 2/5/1960 ईस्वी को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बन गया। मुझे स्टोर परचेज सेक्शन से सेल सेक्शन में लगा दिया गया। वहाँ पर ओवर टाइम खूब लगता था और अच्छे पैसे बन जाते थे, परंतु एक दिन मुझे स्वर्गीय जमुना दास नेजा सुपरटेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट हमारी दुकान के पास मिल गए। उन्होंने मुझे कहा, मैं आपको एस्टेब्लिश में लाना चाहता हूँ, परंतु मैंने उन्हें निवेदन किया ऐसा ना कीजिए क्योंकि ऐसा करने से मेरा ओवर टाइम बंद हो जाएगा, परंतु वे नहीं माने और मेरी बदली CE ऑपरेशन एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में कर दी गई। कुछ समय पहले हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में CA1 के अंतर्गत UDC की नौकरियां निकली थी और मैंने उनके लिए आवेदन पत्र भी दिया था। जब मैंने जमुना दास नेजा जी से इसके विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, आपकी अर्जी मेरे पास नहीं आई। इसके पश्चात उन्होंने KK अग्रवाल जी से पूछा, जो उस समय रिकॉर्ड कीपर थे, कहा कि तो पता चला कि मेरी अर्जी उन्होंने आगे नहीं भेजी। मैंने और KK अग्रवाल ने मैंने KK बाल जी को अर्जी लिखाई और हम दिनांक 2/8/60 को मेरा इंटरव्यू UDC के पद के लिए धूलकोट में हुआ। मेरी इंटरव्यू बहुत अच्छी हुई। जितने भी प्रश्न पूछे गए मैंने सबका ठीक उत्तर दे दिया और शीशे के अग्रवाल और मैं और श्री KK अग्रवाल 10/10/60 को दोनों UDC के पद के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड चंडीगढ़ में नियुक्त हो गए, परंतु उस समय केडर का फैसला नहीं हुआ था। अब जब मुझे हेड ऑफिस केडर मिला, इसके पश्चात मैंने 2/8/1960 को CE ऑपरेशन में एस्टेब्लिशमेंट ने UDC पद को स्वीकार किया क्योंकि मैं तरक्की नहीं चाहता था बल्कि हेड ऑफिस में रहना चाहता था। दूसरे मैं चाहता था मेरी चाहे पदोन्नति हो या ना हो, मैं मुख्यालय में कार्य करना चाहता था। मैंने डिपार्टमेंट अकाउंट एग्जामिनेशन में मेरी कोई रुचि नहीं थी, अपितु मेरी रुचि तो सत्संग और स्वाध्याय में थी। अतः मैंने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ वेद उपनिषद रामायण गीता आदि का अध्ययन और अनुशीलन किया था। यहाँ तक कि विभाग में मेरी इंक्रीमेंट भी रोक दी थी। एक दिन जब मैंने सामान्य जनरल सेक्शन में UDC था, मेरे अधीक्षक ने मुझे तनख्वाह लाने के लिए कहा। जब मैंने सेक्शन में आकर तनख्वाह गिरी तो 10,000 रुपये फालतू थे। तब कैशियर को राशि उठाने के लिए गया, तब पता चला कि एक कर्मचारी के 10,000 रुपये कम थे। कैशियर ने दोबारा गिने तो उन्हें 10,000 रुपये वापस दे दिए। इस पर उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और कहा, आप बहुत नेक और ईमानदार इंसान हो।
इंक्रीमेंट होने के बाद 1972 में मैंने DAE की परीक्षा पास करने का संकल्प किया और मेरे मित्र JK जैन दोनों हम खूब पढ़ाई की। मैंने 17/11/1970 को DAE अकाउंट्स एग्जामिनेशन की परीक्षा पास की। मैं इस योग और सहायता के लिए अपने मित्र JK जैन का अत्यंत आभारी रहूँगा। परीक्षा पास होने के बाद मेरी पदोन्नति दिनांक 21/1/1970 को सहायक मुख्यालय के रूप में हो गई। मैं कई वर्ष तक सहायक मुख्यालय के रूप में बोर्ड में विभिन्न विभागों में बड़ी ईमानदारी, सच्ची लगन और बड़ी निष्ठा से काम किया। लगभग 5 वर्ष मैंने CA और CPC सेक्शन में कार्य किया, जहां पर लाखों रुपए का भुगतान होता था। मैंने इस पद पर पूर्ण ईमानदारी से काम किया और एक पैसा भी रिश्वत नहीं ली, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण ईमानदारी और इच्छा से काम करता है वही राष्ट्र का सच्चा निर्माता होता है। रिश्वत लेना तो मान में क्षांत करना है। इसी प्रकार जब स्टोर में 7 लाख रुपए का गबन हो गया तो अधीक्षक के कहने पर मुझे ईमानदार और नेक समझकर मेरी ड्यूटी स्टोर में लगा दी गई, जहाँ करोड़ों के स्टोर का मैंने पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से काम किया और कभी भी एक पैसे की रिश्वत नहीं दी। परंतु मैं स्टोर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय में MA हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। फिर भी दिनांक 1/8/1983 को C ऑफिस से मेरी बदली स्टोर में हो गई। मुझे बंगलुरु वहाँ जाना पड़ा। मैंने लगभग 12 वर्ष तक स्टोर में बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किया। इस काल में 3 सहायक और 2 अधीक्षक सस्पेंड हुए। इस पर मेरे अधिकारी मुझे मेरे बड़े प्रसन्न थे। स्टोर पर कई अधिकारी, विजिलेंस, सेक्रेटरी, एक्शन, CA और चीफ इंजीनियर ने छापे मारे, परंतु कभी भी एक भी आइटम का अंतर नहीं आया, क्योंकि मैं स्वयं प्रति बार स्टोर की चेकिंग किया करता था। एक बार CA और C स्टोर में आए और उन्होंने स्टोर को बंद पाया। इस पर जब अधिक से पूछा गया कि उन्होंने बताया धर्मपाल सहायक मुख्यालय रेलवे स्टेशन पर सामान छुड़ाने गए हुए हैं। यदि समय पर यह सामान न उठाया जाए तो जुर्माना पड़ जाता है। इस पर CA ने कहा, इस पर SC साहब ने कहा कि धर्मपाल इतना काम कैसे कर लेते हैं। पहले सामान लाना, फिर रिकॉर्ड पर काटना, फिर बोर्ड में सारे बोर्ड को बांटना। तब उन्होंने यह स्वीकार किया कि यहाँ 2 कर्मचारियों की व्यवस्था है। अतः उन्होंने एक सहायक दे दिया जिससे स्टोर का काम सुचारू हो सके। उन्होंने एक सहायक स्टोर में लगा तो दिया, परंतु उसका काम अपने पास ही रखा। तब मैंने उनके पास जाकर निवेदन किया, एक सहायक मुझे दे दो ताकि काम सुचारू रूप से हो सके। इस पर उन्होंने मुझे उत्तर दिया, आप बड़े बहादुर और ईमानदार व्यक्ति हैं। आप 2 व्यक्तियों की बात क्या, आप कई कर्मचारियों का काम कैसे कर सकते हैं। अतः आपको किसी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। नंबर 6, गृहस्थी बनने के सफल प्रयास। मुझे वस्तुतः गृहस्थाश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासाश्रम पर सारे आश्रम इसी पर आधारित है और इससे शिष्य भी होता है। आरंभ में विवाह की मेरी कोई रुचि नहीं थी, परंतु जब मैं सहायक मुख्यालय बना तो मैंने प्राइवेट रूप से और समाचार पत्रों विभाग के लिए उपयुक्त कन्या को ढूंढने का प्रयास किया। मेरे पास अनेक लड़कियों के माता पिता के पत्र आए, मैंने भी उनके साथ पत्र विवाह किया, परंतु कोई बात नहीं बन सकी। परिणामतः मैंने विवाह करने का विचार सदा के लिए त्याग किया। मैं समझता था कि वादी नाम बढ़ाना ही राष्ट्र हित के लिए, इसलिए मैं कभी ध्यानपूर्वक सुनने दिए, इसलिए मैं ना कभी पति बना ना कभी उपपति बना, बाकी इंद्रियों पर यति बन गया। वस्तुतः जो व्यक्ति युद्ध में विजय होता है वह वीर होता है, जो इंद्रियों को विजय कर देता है वह महावीर होता है। ऐसा तभी होगा यदि व्यक्ति पवित्र और पावन जीवन व्यतीत करे और सारी नारी जाति में मातृत्व की भावना देखे। ओम शांति शांति।